अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। खालिस्तान में ऐसा है कि मैंने आपको जैसे कहा कि ये 1980s में, सॉरी 1880s में जब सर्वे हुई थी ब्रिटिश की, तो एक मॉकलिफ नाम का आदमी था। वो लिखता है कि उस समय जब सर्वे हुई थी तो कोई भी सिख ये कहने को तैयार नहीं था कि वो हिंदू नहीं है। और फिर मॉकलिफ ये 1911 में उसने एक लेक्चर दिया है शिमला में। उसने कहा कि फिर हमने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो हमने रेजिमेंट्स खड़े किए, सिख रेजिमेंट्स, उस वहां से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया सेपरेटनेस की डालने की। और आपको मालूम है, जैसे कि इस्लाम में बहुत सारे पंथ हैं, तो इसमें भी बहुत पंथ है। उदासी पंथ था, और ये सब नानक साहब के परिवार के लोगों ने भी अलग अलग पंथ शुरू किए थे। लेकिन somehow what happened was that this whole thing was hijacked by one community within this, जिसको आप जो कम्युनिटी आपके यहाँ भी है, मतलब वो सिख तो नहीं, लेकिन टाइटल वही रखते हैं वो लोग। जैसे आपके आर्मी चीफ है, बाजवा वगैरह वगैरह सब, दे हैव वेरी कॉमन टाइटल्स। सो उन्होंने एक एक क्लास खड़ा किया। और आपको ये लोगों को जानना चाहिए कि जो 10 गुरु हुए थे, गुरु महाराज, अ, बड़े महान, वो सब भक्ति मूवमेंट के प्रोडक्ट थे। देयर इज अ वेरी पीसफुल, क्या एंड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। ये 10 गुरु जो थे, आपको अगर रियली में कोई सूदिंग इफेक्ट, अगर आपको कभी सुबह के समय में आप कभी गुरबानी पढ़ लीजिए, जहाँ के शब्द होते हैं, इतने आपको इत्मीनान सुकून मिलेगा सुन के। कहीं ये स्पिरिचुअल सिख, अच्छा 10 गुरु में से एक गुरु भी जट सिख नहीं था। नॉट इवन वन ऑफ देम वाज जट सिख। बट एक कम्युनिटी ने इसको पूरा, इसको हाईजैक कर दिया। एसजीपीसी जैसे आपके यहाँ, जैसे देवबंदी ये है, नो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, या वो है, उस पर इनका कब्जा हो गया, ठीक है ना। और धीरे 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 एक एक तरह का अंग्रेजों ने इसको पूरा, मतलब ये अंग्रेजों का एक प्रोजेक्ट था। एंड द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने एक बिठाया हुआ था, जो कि इस तरह की फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस ये हुआ। तो उसके बाद से अपने कहानी को छोटा करते हुए, ये 70 80 के दशक में हम आते हैं कि जब जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, तो अमेरिका बहादुर भी हमसे बहुत नाराज थे। पाकिस्तान ने तो ठान रखी थी कि हम दो टुकड़े भी करेंगे, 100 टुकड़े करेंगे, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो भी था। तो उसमें ये प्रोजेक्ट चला। अमेरिका बहादुर और पाक की आईएसआई, सीआईए और आईएसआई मिलके इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया वहां से। और धीरे धीरे अपने 80 के दशक में ये चरम सीमा पर अपने वो हो गई। उसके बाद आपको मालूम है कि देश की हिफाजत के लिए हमको एक्शन लेना पड़ा। अब ये सब कहना ये है कि आपने भिंडर वालों को खड़ा किया, उसने क्या किया। अरे किसी को खड़ा कर दिया तो आप क्या कर, मतलब आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? अभी तो हिंदुस्तान में जब मजहब और धर्म की बात करते हैं, तो एक नया मजहब इन्होंने खड़ा कर दिया है 20 साल में। नाम नहीं लूंगा उसका, सबको मालूम है। और लोग पागलों की तरह, जिसका कोई ये वो नहीं है, ना ना उस व्यक्ति का कोई इतिहास है, ना उसके कोई वो है, बस एक एक चलाया है लोगों ने। अब तो वो थोड़ा, जिस जिस रैपिड स्पीड में वो फैल रहा था,
अब थोड़ी उसमें वो कहीं के, क्योंकि अब लोगों ने इंटेलेक्चुअली उस नैरेटिव को चैलेंज करने लगे। तो ये बढ़ती चली गई, ये फैलती चली गई। तो आपको मालूम है 80 के दशक में क्या हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये आग बुझी नहीं थी, आग को काफी हद तक उसको क्रश कर दिया गया था, बट द एम्बर्स वर ऑलवेज देयर। तो वो धीरे 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 फिर उसे पकड़ लिया है वो आग। और यहाँ पे हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि बाहर से फंडेड है, ये जॉर्ज सोरस, इसमें बाय द वे जॉर्ज सोरस का भी फंडिंग है। इवन आपके इमरान वाले में जॉर्ज सोरस का फंडिंग, ठीक है। तो वहां भी ये तो अब आपने देखा जो यहाँ पे जो भी हुआ किसान आंदोलन, और ये जो ये नए नए अभी आजकल वो एक उसका नाम आ रहा है क्या है, अमृतपाल। अमृतपाल, हाँ सॉरी। ये सब इनका इंक्यूबेशन जो है, ये जो इंक्यूबेशन एज अ खालिस्तानी टेररिस्ट इनका, दीप संधू का, ये सब फार्मर एजुटेशन में हुआ। तो उसका भी एक ये पहले और अब में 80 के दशक और अभी में फर्क क्या है, दो चार चीजें फर्क है। क्योंकि मैं दोनों, जब बॉर्डर फेंसिंग थी तब भी ऑपरेट किया था, जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, कि फर्क ये पड़ा है कि जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी तब बॉर्डर को सिक्योर करना वॉज अ वेरी वेरी टफ टास्क। फेंसिंग बना, उसका बहुत अच्छा असर हुआ। वो भी पंजाब में ऐसे इंसर्जेंसी को थामने में बहुत काम आया। अब वहां से लेकिन एक नई डेवलपमेंट हुई है, आपके मुल्क पाकिस्तान से ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं, हथियार भी भेजे जा रहे हैं ड्रोन्स के द्वारा में। ये एक नई नई डेवलपमेंट है। और दूसरा है और ये भी नहीं, आप देखिए जो ननकाना साहब का ग्रंथी जो है, उनके बेटी को उठा ले गई है। वो नाबालिग बेटी थी, उसका शादी कर लिया। और आपको मालूम है कि इस्लाम में एक बार जब शादी हो जाती है तो रिवर्ट नहीं कर सकते वहां, देन इट इज पनिशेबल बाय डेथ। ठीक है, ये सब चीज हो रहा है वहां। तो इन्होंने अब ये अब ड्रोन से ये सारा कुछ भेज रहे हैं। मान लीजिए दो चार ड्रोन पकड़े भी गए, 10 ड्रोन पकड़े भी गए, नॉट दैट आई मीन विजिलेंस है वहां पे, बट फिर भी कई ड्रोन से यहाँ पे निकल जाते हैं इसमें। तो एक वो है। दूसरा ये है कि इस बार मैंने जो देखा कि जो ये इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स है ना आरिफ साहब, ये बहुत बढ़ गए। और ये जो जितने खालिस्तानी है ना, इनके लिए कनाडा, यूके, हांगकांग, मलेशिया, ये ऐसे लगते जैसे ये कोई भारत के मोहल्ले बन गए। देर आर अबाउट 73 क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेटिंग इन पंजाब टुडे, जिनका जो सरगना है वो कनाडा में बैठा हुआ है, वो कहीं बैठा हुआ है। तो ये मोहल्लों के समान मतलब ये हो गए हैं। और जो पाकिस्तान में जो है वो तो है ही, वहां पे वो कुछ लोग जिनको उन्होंने पाल के रखा हुआ है ऐसा। तो ये डिफरेंस है दीज इंटरनेशनल ये फुटप्रिंट्स, ठीक है नहीं इनके। तो ये है। दूसरा मैं फर्क देखता हूं कि ये कुछ लोगों ने जो कि यहाँ का नमक भी खाया, और बड़े अच्छे अच्छे उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको पेंशन मिल रही है, वो लोग भी अपने साइलेंट सपोर्टर्स रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब गुड न्यूज है कि इसको कंटेस्ट लोग कर रहे हैं, और वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, विल बी प्लीज टू नो, जो कि बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये खालिस्तान के बारे में अर्बन नक्सल्स का ये शुरू से रहा है। देखिए जब यहाँ पे
जब हमारा इंडो सोवियत यूनियन में जब ये फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ ना, उसके बाद से सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह पर ये लेफ्टिस्ट का कब्जा हो गया। और एक योजना के तहत, ठीक है ना, इन्होंने ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल से लेके ये पॉलिटिकल प्राइस लिया, यूनिवर्सिटीज में हुआ, कोर्ट्स में हो गया, कई जजेस बन गए। जो कि आपको मालूम है कि दुनिया में पहली चुनी हुई सरकार जो थी, कम्युनिस्ट सरकार, वो भारत में बनी थी, केरला में। और उसका एक मंत्री बाद में वीके कृष्णय्यर सुप्रीम कोर्ट का जज बना। उसी तरीके से इनका पूरे यूनिवर्सिटीज पर ये हो गया। तो जो जो माइंडस्केप जो है ना, नेशन का जो माइंडस्केप होता है, उस पर इनका पूरा कंट्रोल हो गया। तो उसी का एक्सटेंशन ये जो जिसको रूरल, जिसको माओइज्म कहेंगे। और आप देखेंगे इसमें इसमें चर्च चर्च का बड़ा हाथ था। कल्यूजन बिटवीन चर्च एंड द माओइस्ट एंड दिस थिंग, क्योंकि चर्च का इंटरेस्ट था वो ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी बेल्ट, कि अगर ये जैसे डीस्टेबलाइज करके रखेंगे तो कन्वर्जन उतना आसान हो जाता है। तो वन ऑफ द एरोज इज ऑल्सो दिस चर्च। इनका भी बहुत डूबियस रोल रहा है। तो अब ये अर्बन नक्सल्स का हम लोगों ने यही उपाय किया है कि जैसे आपके साथ हम बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आर्टिकल जो भी है पब्लिक डोमेन में हम जाते हैं कि करतूतें बताते हैं। तो इनका स्पेस हमने हमने छोड़ा नहीं है, और हम इसको कंटेस्ट करते रहे। तो मैं अपनी बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगर आपके कुछ सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने में कोशिश सर, करूंगा। आपको सुनते रहिए, और मतलब कहीं टाइम का पता नहीं चला, आपने इतना डिटेल में चीजों को वो किया। सर, सवाल बहुत सारे हैं, थोड़े से मैं आपसे सवाल करता हूँ। पहला सवाल सर ये है कि 1947 में जब माइग्रेशन शुरू हुई, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर से जब ट्रेनें अमृतसर आईं तो खून से लथपथ थी, और सिखों के कत्लेआम हुए थे जो वहां से आ रहे थे। उसको उसने यहाँ के सिखों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, और फिर यहाँ से भी ट्रेनें खून से लथपथ जाने लगी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि ननकाना साहब में उनकी बेटी को उठा के ले गए, जैसे 1947 में मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सैकड़ों गुरुद्वारे थे पूरे पाकिस्तान में, और वो सारे खत्म कर दिए गए। तो आज खालिस्तान की मूवमेंट महाराजा रंजीत सिंह जी के कैपिटल लाहौर में क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है? बड़ा अच्छा। बिल्कुल, हम भी वही कहते हैं कि और बात आपको बता दूं कि 1831 की बात है। यहाँ से एक शख्स गए, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। उन्होंने बालाकोट को अपना बेस बनाया था, और महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ उन्होंने जिहाद का ऐलान किया था वहां से, ठीक है। जहां पर हमने बालाकोट में जो भी कार्रवाई हमको करनी चाहिए थी, हमने वो कार्रवाई की, ठीक है ना। तो वो एक वो भी ये है। तो आपने कहा, एक कनाडा के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इन खालिस्तानियों से एक सवाल पूछा है कि तुम 55,000 रुपए का, सॉरी, हाँ, $50,000 का तुम ट्रक चलाते हो, और उस पर खालिस्तान के तुम झंडे लगाए हुए, तो क्या ये ट्रक छोड़ के तुम पंजाब जाने के लिए तैयार हो? और तो इस सवाल का ये वही जवाब है कि जरूर लाहौर में बनाइए, कनाडा को भी अपने साथ ले लीजिए, हमें कोई ये नहीं है। हमको तो बड़ी खुशी होगी कि हमारे सिख भाइयों ने लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। और इतना खूबसूरत शहर है आपका। पाकिस्तान का ये एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है कि उसने लाहौर शहर को बहुत बहुत खूबसूरत रखा है। और जहां तक कत्लेआम की बात है, तो इनको, अपने सिख भाइयों को हम ये भी बता दें कि हमने तो यहाँ से जो भी प्रिजनर थे, 91,000 प्रिजनर,
हमने उनको यहां से छोड़ा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? बलूचिस्तान में उन्होंने कत्लेआम किया जाके वहां पे। तो आपके साथ वो क्या करेंगे? वही करेंगे जो ग्रंथि के साथ कर रहे हैं। और आप तो दुनिया को एक ननकाना साहब, जो कि इनका उसकी बात आप मुद्दा उठाते हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा में इतने सुंदर सुंदर गुरुद्वारे हैं, इतने सुंदर गुरुद्वारे जो कि बिल्कुल बदहाली में, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। सर, जर्नैल सिंह भिंद्रांवाला, क्या अमृतपाल भी उसी रास्ते पे चल रहा है? और अभी सुना है उसको गिरफ्तार कर लिया है, या उसको तकरीबन वो भाग रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है? क्या सिचुएशन है करंट, सर? नहीं, करंट सिचुएशन तो भाई, अगर एक एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन पे अटैक करता है, और इतना कायर आदमी जो कि गुरु ग्रंथ साहब को अपना ढाल बनाता है, ठीक है, और पुलिस उसको कुछ नहीं कर पाती है, तो सिचुएशन तो पंजाब में ये था। लेकिन इसमें देखिए, ये सिचुएशन जो वहां की जो सरकार जो है, मैं उसको राष्ट्र मतलब उसको मैं एंटी नेशनल सरकार मानता हूं, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। ये वही एंटी नेशनल सरकार है जिसका मुखिया, इस पार्टी का मुखिया ने, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसने सवाल उठाए थे, और आपके पाकिस्तान के सभी अखबारों में ये पूरा छप गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के लोगों में ये विश्वास हो गया कि ये हुआ ही नहीं। तो चीफ मिनिस्टर कह रहा है इसने तो अपना काम कर दिया। जब पहली बार इलेक्शन लड़ा, इसने दिल्ली के सारे चर्चेस पे बड़े सुयोजित तरीके से इसने अटैक करवाए। वो चर्चेस पे कहीं पे दो पत्थर, कहीं पे चार पत्थर, इस तरीके से। तो ये कहीं कभी कभी देखिए, हर नेशन के लाइफ में ऐसे ऐसे वक्त आते हैं जबकि आपको तय करना पड़ता है कि नेशन सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। सर, अगर अगर आपकी सर्विस के दौरान आपने JNK में भी देखा होगा सब कुछ होते हुए। एक बाकायदा पाकिस्तान नर्चर्ड, पाकिस्तान पैट्रनाइज्ड मूवमेंट चली। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, और मोदी सरकार ने और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे सूरत हाल तब्दील हुई। क्या आप इन नियर फ्यूचर कश्मीर में फिर आतंक को, जिहाद को फैलते हुए देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, ये डी रेडिकलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसको कश्मीरियत इनको वापस कश्मीरियत की तरफ ले जाना होगा, ठीक है। एक लॉरेंस की किताब है, 1890 वगैरह की लिखी हुई है, कमिश्नर होता था लॉरेंस। उसने ये लिखा है कि कश्मीर में एक जगह है जहां पे कुछ पद चिन्हों के निशान है। वहां पर हिंदू भाई वहां कहते थे ये विष्णु पद, और मुसलमान भाई उसको बोलते थे कदमे रसूल। हमको उस तरह की कश्मीरियत हमको लानी होगी। और दूसरी बात कि कश्मीर घाटी का कोई बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल से कश्मीर घाटी का कोई वो नहीं है। फिर भी आप मतलब ये कैसे रेडिकलाइज होते हैं? और जो लोग बॉर्डर पे हैं, वो हमेशा हिंदुस्तान के वो भक्त रहे, चाहे वो गुज्जर्स हो या पहाड़ी मुस्लिम्स हो या वो हो, ठीक है ना। तो ये है, पहले आपको मालूम है 3 बड़े बड़े हिस्से थे, लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है। बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं थी। तो इसको भी आप क्रैक्स ऑफ सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे तो और क्या, ये क्या कहेंगे? लेकिन अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स को लेके अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो वो हर मुल्क में होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए।
सर पहले मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से 90s से काम कर रहा हूँ जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस में। मैं देखता था कश्मीरी पाकिस्तानी से आते थे, आईएसआई बैग्ड, और खूब प्रोपेगेंडा करते थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता चलती है। आज पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जब देखते हैं कि भारत में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, बिजनेस है और टूरिज्म डेवलप हो रहा है, सब कुछ है, ह्यूमन राइट्स हैं और सिविल लिबर्टीज हैं, जबकि हमारे पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में कोई सिविल लिबर्टीज नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आज वहां पे आंदोलन हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इन नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से वापस मिल जाएंगे आके? क्योंकि आफ्टर ऑल है नहीं तो। देखिए, नहीं नहीं, मैं देखिए, इसको पहले एक इसको 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 ऐसे समझिएगा कि जब ये डिसाइड हो गया, निर्णय ले लिया गया कि NWFP, नाउ खैबर पख्तूनख्वा, विल गो टू पाकिस्तान, तो अब हुआ भाई कि इनको रास्ता कहां से मिलेगा। तो रास्ता की बात हुई, तो खान अब्दुल गफार को खां को यह भी कहा गया कि आपको कहां से रास्ता मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि तो ईस्ट पाकिस्तान को कहां से रास्ता मिलेगा। तो इसलिए यह तय किया गया कि अंग्रेजों ने आपस में, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि ये गिलगित बल्टिस्तान का एरिया इनको दे दो, ठीक है ना, पाकिस्तान को। सो दे विल हैव सम टेरिटोरियल कंटिन्यूटी, मतलब ये था। तो ये सब मामला बाकी जो आप देखते हैं 47-48 वॉर का, वो काफी उसमें वो फिक्स्ड मैच था। वो जो भी था, क्या वो मेजर ब्राउन या जो भी था जिसने वो उसको ये करवाया था, वो सब, ये सब प्लान तरीके से हुआ था। आखिर मेजर अगर उसने अपने आप ही किया था तो उसको फिर कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया था ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी। तो साइकोलॉजिकली ये लोग कभी भी हिस्सा नहीं रहे हैं, शिया डोमिनेटेड रहा है। और काफी आपको तो मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है कि किस तरह वहां से इन्होंने वहां सुन्नियाइजेशन ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान कोशिश की। लेकिन आप बताइए कि आज इमरान पढ़ने को आ रहा है और सुनने को कि इमरान खान के प्रोटेक्शन के लिए गिलगित बल्टिस्तान की पुलिस आई। तो इसका मतलब ये है ना कि आ, जो बाकी पुलिस है उस पर इमरान खान का भरोसा नहीं है। तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ी खबर है। तो हम क्या, जब पाकिस्तान जब कोलैप्स कर ही रहा है तो एक लैंडलॉक जो पीओजे के है क्या करेगा पाकिस्तान से रह के। जो पाकिस्तान ने सिंध का ऐसी तैसी कर रखी है, जिसने जिसने बलूचिस्तान की, अरे कुछ मिलना भी तो चाहिए ना आपको उनसे। आज खाने को आटा नहीं है और ये नहीं है तो फिर वो वही वाली बात है, जाए तो जाए कहां। तो देखिए आरिफ साहब, एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये जियो पॉलिटिक्स इतनी रिवोल्यूशनरी वे में चेंज कर रही है ना अभी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चाइना यूएस एंड यूक्रेन ट्राइबुलर डायनेमिक्स। अब उसका असर आप तो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ है। भुखमरी भी हो रही है, गेहूं नहीं हो रहा है, लोग को तेल नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है ना। इंडिया तो बहुत स्वीट स्पॉट पे है, हमारा कोई नहीं, हमारा बहुत सेल्फ सफिशिएंट है फूड में, ठीक है। तो हालात तो अपने आप देखिए, एक बात को पता नहीं आप कितना, मैं तो बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूं। क्या होता है कि हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं। अब जैसे आपके यहाँ फ्लड्स आए, उसका असर है। एर्दोगन का अगर आप देखेंगे, एर्दोगन का जो वेन ही वो अर्थक्वेक के कारण ही वो आया था।
आई थिंक द ईयर वाज 2001 और समथिंग, जब अर्थक्वेक आया था टर्की में, 18,000 लोग मरे थे। ठीक है, तो अर्थक्वेक पर उसने अपने ओपोनेंट के खिलाफ यही किया कि इसने पूरे बिल्कुल मिसहैंडल किया ये वो, एंड दैट ब्रॉट हिम टू पावर। ऐसा हो सकता है कि इस अर्थक्वेक के कारण उसका एग्जिट हो जाए। तो ये डेस्टिनी, ये सब डेस्टिनी का खेल है। इतना मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल एक वीक, एक फ्रेजाइल फिजिकल एंटिटी है, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। सर आपने अभी शुरू में बताया जॉर्ज सोरोस के हवाले से। सर उसको भारत की डेमोक्रेसी में खतरा नजर आता है, भारत की डेमोक्रेसी में वो कीड़े निकाल रहा है, जबकि बराबर में पाकिस्तान और चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, उनके बारे में वो बात नहीं कर रहा। तो क्या ये सारा इकोसिस्टम चाइना पाकिस्तान को लेके साथ चल रहा है? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नाउ दैट यू आर टेलिंग मी, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं एक और आपको बात मैं बता देता हूं कि हम तमाम टेलीविजन डिबेट्स पे भारत में जाते हैं, और कई इस्लामिस्ट होते हैं हमारे यहाँ। इस्लामिस्ट की कोई कमी नहीं है भारत की। आई मीन, आरिफ साहब, हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप जो ये चीन जो कर रहा है पाकिस्तान में उइघुर मुस्लिम्स को लेकर, आप उसकी भर्त्सना करेंगे? एंड देर इज अ डेफिनिंग साइलेंस। आज तक मुझे कोई इस्लामिस्ट, कोई मुल्ला, कोई मौलवी नहीं मिला जो कि इसकी भर्त्सना करे। और इसका कारण क्या है कि वो कहीं सोचता है कि चीन भी गजवाए हिंद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नफरत उनको इंडिया से नहीं है आरिफ साहब, नफरत है उनको भारत से, हिंदुओं से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी सर। तो ओआईसी में भी मैंने यही रवैया देखा चीन को लेकर। किसी ने कोई उसके खिलाफ तो कोई रेजोल्यूशन उठाने की किसी की हिम्मत ही नहीं की। और अब तो चीन भैया, आपने उस दिन आपके प्रोग्राम में हमेशा सुनता रहता हूँ, आप जो भी करते हैं, आपने जो अभी उस पे किया है, ये जो पीस ब्रोकर किया है इसमें बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, चाइना, अब तो आप देख लीजिए। तो आपने सऊदी अरेबिया का जिक्र किया। अ, आपने पूरा इतिहास अपने प्रोग्राम में बताया था कि किस तरीके से तेल मिला, और तेल से फिर सऊदी अरेबिया बना, ठीक है ना। पैसा आया, फिर मतलब सऊदी अरेबिया बना, और उसके बाद से तेल से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ा। और अब पैसे की जरूरत नहीं, या भविष्य को, आर्थिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने उन्हीं चीजों को फिर वो दे आर मेकिंग अगेन कमिंग फुल सर्कल। आपने अपने प्रोग्राम में कहा ना कि भाई, अगर शरीयत रहेगा तो वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई आएगा कौन? आएगा नहीं तो बालू तो खाओगे नहीं, ऊंट का दूध तो पियोगे नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने यूरोप से जब कंपेयर करते तो यूरोप के पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो ट्रेड एंड इकोनॉमी पे अपना है, ये तो इनको भी करना है। एंड आई टोटली एग्री विथ यू। आई हैट्स ऑफ टू दिस मैन टू हैव दिस विजन। ये जो प्रिंस सलमान जो, तो आरिफ साहब, आपको अब तो विश्वास हो गया कि मैं कितना कीनली आपको सुनता हूँ। अरे सर थैंक यू, मैं तो ऑनर्ड फील कर रहा हूँ आपने जब ये बात की। मैंने आज एक चाइना के ऊपर वीडियो लगाई है, जिसमें चाइना के अच्छा, अफ्रीका में कनेक्शंस, मिडिल ईस्ट में। सर दो सवाल रह गए, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन मुझे नहीं नहीं आपको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, दो सवाल रह गए। नहीं नहीं
जी जी। सर, एक सवाल ये है कि बलूचिस्तान बलूचिस्तान वाले बेचारे अपने बल पे एक जंग लड़ रहे हैं आजादी की 48 से, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक कब्जा था। और पाकिस्तान चले कब्जा करके भी आप अगर उधर प्रोस्पेरिटी लाते हैं, उनको राइट्स देते हैं, तो समझ में आता है वहां से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। भारत उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैं उनको ये जवाब देता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई भारत में इतना टेररिज्म कर रही है ना, अगर उसका 10% भी रो ने बलूचिस्तान को मदद कर दी तो बलूचिस्तान को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आजकल इस साल खास तौर पे 2022 और 2023 में बलूचिस्तान में रोज की बुनियाद पे 4-5 हमले आर्मी की चौकियों पे, एफसी की चौकियों पे, कॉन्वॉय पे हो रहे हैं। आप बलूचिस्तान मूवमेंट को आजादी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, बलूचिस्तान को लेके मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया बताता हूँ। मैं एक ट्रैक टू मीटिंग में था, एक टीम में शामिल था सिंगापुर में, भारत और पाकिस्तान के उसमें आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, वो होम मिनिस्टर भी थे, वह रह चुके थे। और शायद उन्होंने वो अपना कोर जो है वो कराची में कमांड किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी, अभी भी याद है, शाम के डिनर में, कि सिंह साहब, हम गैस के मामले में हमारा अल्लाह ताला का इतना दिया हुआ गैस है, अ, हम बहुत मतलब हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। ये तो मैंने पूछा उनसे कि ये पैसा आप उनको देते हैं कि नहीं, इसके जो प्रोसीड्स आते हैं। तो उनके पास कोई खास जवाब नहीं था। लेकिन हमारे मित्र लोग जो पाकिस्तान जाते रहते थे, आपको मालूम है पुष्पेंद्र जी वर्क फॉर सम इयर्स पाकिस्तान में, आपके आज टीवी के साथ। तो वो कहते थे कि गैस को लेके इनका इस तरीके का रवैया था कि कभी ये गैस क्या वो ऑफ ही नहीं करते थे, उसका जो टैप जो पंजाब की घरों की वो बात है। तो दैट इज देयर एटीट्यूड एज फार एज रिसोर्सेज ऑफ बलूचिस्तान आर कंसर्न। चाइनीज मांगते हैं कुछ, उनको देते हैं, कॉपर का ये करो, गोल्ड का वो करो, जो मर्जी आप करो। दूसरी बात क्या है कि अ, देखिए, बलूचिस्तान का आप सबको, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इस कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अगर कोई एंटिटी सबसे पहले उसको इंडिपेंडेंस मिला, वो था बलूचिस्तान। हमको तो 15 अगस्त को मिला, आपको 14 अगस्त को मिला। उसके 3-4 दिन पहले अहमद यार खान, ब्रिटेन, ये उसमें तो एक ट्राइपाइटाइट एग्रीमेंट हुई थी, एंड बलूचिस्तान अंडर द खान ऑफ कलाट वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। और मैं आपके कुछ बलोच लीडर से मिलना हूं, आप भी इस बात की आप पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर ये तो हमारे लिए ये मुकदमा लड़ता था, मोहम्मद ये जिन्ना साहब, बोला हमने इसको सोने में तौल दिया था, और इनकी बहन फातिमा जिन्ना को हमने चांदी में तौल दिया था, और फिर आप जाके इन्वेड कर लेते हैं। आप अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम उस पर थोपने का कोशिश करते हैं। आप उनको रेडिकलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी आप रेडिकलाइज नहीं कर पाते हैं उनको। वो आपके साथ नहीं है, हो ही नहीं सकते। आप किसी को पर अपने ब्रांड ऑफ मजहब नहीं, आप ये कर सकते हैं कि सब हमारी तरह दाढ़ी रखो, सब हमारी तरह वो रखो। दूसरी क्या है कि अ, आप सिंध का ले लें। आज भी हम जब किसी सिंधी से मिलते हैं, सिंधी मुसलमान से,
उसके आत्मा में आज भी वो सनातन वो झलकती है। अब आपने, इन लोगों ने, ये पंजाबी जो मुसलमान है, इस्लाम को आपने कहां तक ला दिया? यू हैव ब्रॉट इस्लाम टू द लेवल ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स। इसके इसके बियॉन्ड क्या है? और आप देख रहे हैं अभी दो दो तीन घटना जो हुई है, जो यहाँ पे रावल सॉरी पेशावर में जो हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसमैन मारे गए। फिर पंजाब में एक अटैक हुआ इनके द्वारा, कराची में हुआ। आखिर क्यों? कोई सिंधी क्यों नहीं सुसाइड बॉम्बर बन जाता है? तो ये, आप अगर बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड वर्ल्ड व्यू अब अगर आप रखेंगे, तो इसका फिर आप तो सुसाइड बॉम्बर ही पैदा करेंगे। तो जहां तक बलूचिस्तान की बात है, साइकोलॉजिकली ये कभी हिस्सा बना ही नहीं। आपने इन्वेड करके लिया। अब जिक्री बलोच है, उनका बिल्कुल ट्रेडिशंस अलग है। आप हमारे यहाँ तो अगर अलग ट्रेडिशंस है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आरिफ साहब, यू विल नॉट बिलीव, आई वॉज पोस्टेड इन साउथ इंडिया, आई डिड माई स्टाफ कॉलेज इन साउथ इंडिया, ठीक है ना। मैं सड़क पे, मैंने कई गांव है जहां पर मैंने रावण की मूर्ति देखी, एंड इट डजंट ऑफेंड अस। हम जाके उससे पूछेंगे, भैया अच्छा बताओ क्यों क्यों, मतलब क्या है वो? रावण के इतना बड़ा कोई पंडित नहीं था, रावण के इतना बड़ा कोई म्यूजिशियन नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने भगवान राम की, मतलब जो अ, युद्ध के पहले जो यज्ञ होता है विजय के लिए, उसने एज अ पंडित ही परफॉर्म्ड इट बिकॉज ही वांटेड साल्वेशन। तो अब सवाल उठता है कि आप व्हाट बियॉन्ड सुसाइड बॉम्बर्स? सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, आपको पता ही है, अब तो सबको ओपन नॉलेज हासिल है सोशल मीडिया के माध्यम, इंटरनेट के जरिए। अब डिस्टोर्टेड हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जा सकती कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, और ये सुपर पावर्स की डिजाइन के तहत क्रिएट किया गया था। अब सर, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है जो क्रिएट की जाती है। भारत तो क्रिएट नहीं हुआ, भारत तो एक नेचुरल कंट्री है जो सदियों से, हजारों साल से है। लेकिन पाकिस्तान तो एक डिजाइन के तहत क्रिएट हुआ था, और उसकी एक एक्सपायरी डेट है जो कब की गुजर गई है। अब हमारे फ्रिज में कोई चीज पड़ी हो, उसकी एक्सपायरी डेट गुजर जाए ना, तो वो बू मारने लगती है, फंगस लग जाती है उसको। अब पाकिस्तान का भी यही हाल है, इसमें फंगस लग गई है, ये बू मार रहा है, ये अपने इर्द गिर्द अफगानिस्तान, भारत को खराब कर रहा है। सर, पाकिस्तान अमेरिका बचा के बैठा हुआ है, वरना कब का टूट जाता। आप कब तक देखते हैं कि अमेरिका उसको बचा सकेगा, इसकी करंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए? नहीं, मुझे लगता है कि अभी अमेरिकन फोकस जो है वो अ, वो इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट पिछले 8-10 साल से शिफ्ट कर रहा था। एक एंड एक एक बहुत डेलिबरेट पॉलिसी के उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको ऐसा लगता है कि अब उनके लिए मिडिल ईस्ट में कुछ ज्यादा है नहीं, जब से उनको ऑयल और उसका ये हो गया। तो अच्छा, कोई भी देश इतना भी नहीं है कि आप मिडिल ईस्ट में भी उतने ही फोर्सेस रखें और इंडो पैसिफिक में भी उतने ही फोर्स रखें। तो 60-70% तो उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया है, वहां से शिफ्ट कर दिया है। तो जब भी वैक्यूम होता है, स्ट्रैटेजिक वैक्यूम, तक कोई ना कोई आके वहां पे फिल कर रहेगा। तो ये तो पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, वो पहले से कम करा। अभी आप देखिए, जब कोल्ड वॉर था तो ये था भाई कि आपने वो बगदाद
बगदाद पैक्ट जो आपने वो किया कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, वो बात रही नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू कंटेन चाइना, ठीक है। तो अभी अमेरिकन स्कीम में, स्ट्रेटेजिक स्कीम में पाकिस्तान का कोई कोई खास स्थान नहीं है। और उनका यह मानना है कि ठीक है यार, ये जितने इस्लामिक लोग हैं ना, ये रेडिकल्स, इनको आपस में लड़ने दो, ये अपने आप ही सुसाइड बॉम्बिंग करके एक दूसरे को मारते रहेंगे, ठीक है ना। अभी जब और भूखमरी होगी तो और सुसाइड बॉम्बिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उनका 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 ये है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि अब वो कि इस पाकिस्तान को वो सस्टेन करेंगे, वो नहीं होने वाला है। और एक और चीज याद रखिएगा कि ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ना तो अब यूरोप के पास भी उतना पैसा है, ठीक है ना। अमेरिका का भी उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे हालात में उनके पास इतना अच्छा, सऊदी अरेबिया आपको देने को तैयार नहीं, वो भी वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर चिंतित है। तो पाकिस्तान, वही मैं कहा कि जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं, अब तो पाकिस्तान को कम से कम उम्मा की असलियत अब समझनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो जाओ फिर, वो अब बिना चप्पल के जाओ सऊदी अरेबिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना सर। तो सर। लेकिन लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। और हाइपोथेटिकली मान लीजिए, अगर पाकिस्तान अगर एक सक्सेसफुल कंट्री होता ना, इफ दे हैड बीन डूइंग इकोनॉमिकली वेरी वेल, सब कुछ होता, वहां पे समृद्धि होती, शांति होती, तो सारे जो ये प्रो पार्टीशन वाले जो मुसलमान थे ना, सब कॉन्टिनेंट में, जो पाकिस्तान गए, जो नहीं भी गए, वो कहते कि देखो हमने मजहब के नाम पर मुल्क मांगा और क्या वो जन्नत है। और हम यहाँ कहा कहा इस खाक में हम पड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज देखिए आप, हिंदुस्तान कहाँ है और वो कहाँ है, ठीक है। सही कहा आपने सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज सच एन एनलाइटिंग सेशन। और आभार आपका, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे, हाँ। जी जरूर और मिलेंगे। मैं ऐसे, हाँ, और ऐसे ही आप अपना प्रोग्राम करते रहिए, इट्स वेरी एजुकेटेड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी बहुत एजुकेटेड। सर। अजीज थैंक दोस्तों, यू। कर्नल सिंह साहब को आपने सुना, हर मुद्दे पे उन्होंने बात की जो कि जुड़ा हुआ है साउथ एशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, हर इशू पे हमने बात की। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।